वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो का वो पड़ाव जहां पर हम दर्शकों को लाइव हमारे शो से जोड़ते हैं और इनकी विस्तार से फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं। और हमारे साथ आज खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पंकज मटपाल, MD ऑप्टा मनी मैनेजर, चक्रवर्धन कुपाला, ED को फाउंडर प्राइम वेल्थ फिनसर्व। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए, दर्शकों का भी जुड़ना शुरू हो चुका है। हमारे साथ चक्रवर्धन जी के लिए सुरेश कुमार दर्शक फोन लाइन पर जुड़ भी गए हैं। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैम, जलंधर पंजाब से बोल रहा हूँ। पंजाब से बोल रहे हैं। बताइए सर, क्या हालचाल, कैसे हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है कि कुछ कम हुई? बहुत मैम, गर्मी तो बहुत बढ़ी है मैम। बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। कल जी जी परसों आपका जो तापमान है 45 तक पहुंच गया था, सुना है। जी जी मैम जी। बताइए सर, कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप लिया है, एक्सिस का स्मॉल कैप, HDFC का इंडेक्स S&P BSE लिया हुआ है और कोटक का जी मैम इक्विटी अपॉर्चुनिटी है। HDFC जी का वर्ल्ड डेवलप इंडेक्स फंड भी लिया हुआ है आपने। जी। अच्छा, इसमें मैम तो जब NFO था तो उसमें थोड़ा सा मैंने देख लिया था। क्यों लिया ये NFO? कोई खास वजह? इंटरेस्टिंग नाम लगा नहीं मैम, इसीलिए? मैं ट्राई कर रहा था मैम, मुझे पता नहीं था, मैं ट्राई कर रहा था। जी अच्छा, सलाह दी थी किसी ने? किसी को सलाह मशवरा किया था, पूछताछ की थी कुछ? मैम, बस आजकल तो सलाम मशवरा मैम, इतना तो मुझे नॉलेज थी नहीं, बस यूट्यूब वगैरह देखता हूँ। हाँ, लेकिन वहाँ भी आपको सही तरह का सलाह मिल रही है, वो कैसे तय होगा ना? तो बेटर यही है कि थोड़ा सा अपनी पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को मजबूत कर लिया जाए। अब ये जी बताएं मैम बिल्कुल। मुझे कि अब आपको जो इन्वेस्ट करना है आपको इनमें कि बंद करना है, ये तो आपका सवाल का जवाब हम देंगे ही। 18 से 20 साल में चाहिए 3 करोड़। जी मैम। और SWP का ऑप्शन सिर्फ कहाँ आता है? कौन से ऐप की मैम बात कर रहे हैं आप? जी मैम, जैसे मैम जीरोधा का ऐप। हाँ सुरेश जी, मेरे को फ़ोन लाइन कट गई है, मैं वो पार्ट समझ नहीं पाई। इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं आता, ये किसी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। खैर उसकी क्लैरिटी मैं इनसे बाद में ले लूँगी। 12,000 कुल इनको निवेश करना है, फ़िलहाल 8,500 रुपये कर रहे हैं और अपने फंड्स की वैल्यू इन्होंने दे दी है पोर्टफोलियो की। तो शुरू करते हैं चक्रवर्धन जी, इनके पोर्टफोलियो को एक बार देखना, ठीक है? उसके बाद जो ये ऐप की बात कर रहे हैं उस पर हम आगे बात करेंगे। बताइएगा। ये सबसे पहले HDFC वर्ल्ड डेवलप्ड इंडेक्स फंड की बात कर लेते हैं। अगर आपको सिर्फ SWP या सिस्टमैटिक विथड्रॉयल प्लान का ऑप्शन मिल रहा है तो आप इस फंड से एग्जिट ले सकते हैं और इसके प्लेस पे एक नई SIP शुरू कर सकते हैं। नई SIP के लिए मैं आपको मल्टी कैप या हाइब्रिड फंड या दोनों शुरू करने का सजेस्ट करूंगा। आपका पोर्टफोलियो अच्छा डाइवर्सिफाइड है एंड 6-7 फंड से एंट्री ना ले तो बेटर रहेगा। आप मंथली SIP को 12,000 तक बढ़ाना चाहते हैं तो ये अलोकेशन कर सकते हैं कि आपके एग्जिस्टिंग फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप फंड में ही SIP का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। आपके 3 करोड़ का टारगेट की बात करें तो अगर आप 12,000 की SIP एवरी मंथ करते हैं फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स, जिसपे आपको रफली 12% रिटर्न पर एनम मिले तो आप लगभग 1 करोड़ 35 लाख तक फंड्स जमा कर लेंगे। 3 करोड़ का फंड जमा करने के लिए आप एवरी ईयर हर साल 13% यानी कि 13% आप स्टेप अप SIP करेंगे। अगर वो कर सकता है तो आपका 3 करोड़ का फंड ये मिल जाएगा आपको 20 साल में। ऑलराइट, सुरेश मेरे साथ हैं फ़ोन लाइन पर। सुरेश, आप वो ऐप के बारे में मुझे बता रहे थे। जी मैम। जी मैम, मैं ये बता रहा था कि जैसे NFO था उसमें मैम, तो उसमें जैसे जीरोधा कॉइन है मैम ऐप, उसमें तो पहले इन्वेस्टमेंट का आता था, जैसे कि आप बल्क में डालना हो या सिप के जरिए, तो मैं बल्क में थोड़ा बहुत डालता हूँ, तो उसी हिसाब से था। तो उसमें मैम अभी समय SWP का ही ऑप्शन आता है, इन्वेस्टमेंट का नहीं आता। हाँ, राइट। जी जी मैम, तो इससे मैं सोच रहा ठीक हूँ है, तो इसमें कि आपको इसको जारी रखूँ। इसमें से एग्जिट करने की सलाह तो दी ही जा रही है, राइट चक्रवर्धन जी? इनको निकल जाना चाहिए। यस यस, निकल जाना चाहिए। यस, इनका चलिए लॉन्ग तो टर्म गोल है। इसमें जब ये हाँ, SIP का अगर नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन ये दूसरा फंड में SIP कर सकता है इसमें से निकल के। चलिए तो यहाँ पर मल्टी कैप या हाइब्रिड फंड में आपको सलाह दी जा रही है, कौन सा होगा
इस कैटेगरी में कौन से फंड्स बोलेंगे आप, मल्टी कैप या हाइब्रिड में कौन सा फंड, क्या फंड का नाम? आप मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप फंड देख सकते हैं, हाइब्रिड में आप व्हाइट ओक का हाइब्रिड भी देख सकते हैं, काफी सारा है हाइब्रिड, सो व्हाइट ओक हाइब्रिड फंड भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको अपनी एसआईपी बढ़ानी भी होगी सुरेश जी, आपको 13% से अपनी एसआईपी बढ़ाने की भी सलाह दे रहे हैं। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट राशि अगर मैं पूछना चाहूँ 13% बढ़कर कितनी हो जाएगी इनको 3 करोड़ के लिए जो करना है, चक्रवर्तन जी? ये अभी जो एसआईपी कर रहा है हर साल ये 13% के हिसाब से स्टेप अप करने से ही ये 3 करोड़ हो जाता है 20 साल में। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो और बाकी फंड्स में आपने कहा है जो अगर 12,000 रुपये बढ़ाने हैं तो आप अपने फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप में वो निवेश बढ़ा सकते हैं, राइट? एक ही बदलाव आपने इनको रेकमेंड किया है फिलहाल। यस यस। ओके, ऑल द बेस्ट सुरेश जी। आगे मैं बढ़ती हूँ और प्रेम सिंह का हम सवाल लेंगे और ये यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल पूछ रहे हैं पंकज जी। टाटा डिजिटल इंडिया 500 रुपये की एसआईपी, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 500 रुपये, आदित्य बिरला इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है 500 रुपये, HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटी 500 रुपये, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी है 500 रुपये। और फ़ोन लाइन पर तो हमारे पास है नहीं, तो मैं नहीं जानती कि इनको और कितना रुकना होगा इस फंड मिक्स में। एक जो चीज़ जो उभर के आ रही है, थीमेटिक और सेक्टोरल फंड में इन्होंने अपना एक्सपोजर ले रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तो ठीक है, इन्होंने हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड भी लिया हुआ है। इस फंड के बारे में ज़रा बताएंगे और कितना जोखिम भरा हो सकता है इस तरह के फंड्स को लेना? एक टाटा डिजिटल इंडिया भी है, खैर वो तो फिर भी ठीक ठाक सेक्टर है एक्सपोजर के लिहाज से, बट थोड़ा जोखिम ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जो मेन कोर पोर्टफोलियो होता है वो तो बनाया ही नहीं है उन्होंने, तो उससे पहले अपने सेक्टोरल थीमेटिक एक्सपेंशन कर ली पोर्टफोलियो में। बताएं पंकज जी। कविता जी नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है सवाल को सुनकर कि शायद इनका निवेश जो है सिर्फ इन्हीं फंड्स में है, क्योंकि आप देख सकती हैं 5 फंड्स हैं और 500-500 रुपए का निवेश है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इनका जो पोर्टफोलियो यही है, जहां पर एक लार्ज कैप फंड है, 2 इनके पास थीमेटिक हैं, एक सेक्टोरल है और साथ में मतलब एक टैक्स सेविंग फंड है। उसकी भी जरूरत है कि नहीं मालूम नहीं, तो शायद उन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं की है। बट मैं एक सवाल पर आता हूं जो आपने पहले पूछा कि इसमें से जो हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड है वो क्या है। देखिए, थीमेटिक फंड जो होते हैं किसी थीम पर बेस्ड होते हैं। जैसे हम बात करें इंफ्रा की, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंपनीज का जिनका संबंध है इंफ्रास्ट्रक्चर से, चाहे वो टेलीकॉम हो, बैंकिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, इस तरह की कंपनीज उसमें इंक्लूड होंगी। उसी तरह से जब हम बात करते हैं हाउसिंग अपॉर्चुनिटी की, तो उसमें रियल एस्टेट कंपनी भी हो सकती हैं, उसके अंदर पेंट की कंपनी हो सकती हैं, उसके अंदर सीमेंट कंपनीज हो सकती हैं। तो यानी कि ऐसी कंपनीज जिनका घर बनाने से संबंध है। ये भी अच्छी थीम है, थीम ये बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस हिसाब से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लोग गांवों से शहर में आ रहे हैं, इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, नए घर खरीद रहे हैं, तो थीम अच्छी है, ये भी अच्छी है, इंफ्रा भी अच्छा है, डिजिटल अच्छा है। लेकिन क्या इन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे लगता है यदि कोई नया निवेशक है तो उसे डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही निवेश करना चाहिए। जो कंपनी आपके थीमेटिक में है वो उनमें भी होंगी, थोड़ा कम होगा एक्सपोजर, लेकिन वहां पर भी होगा। तो मेरी सलाह डायरेक्टली प्रेम सिंह को यह है कि आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में एसआईपी चलने दें, बाकी सारी एसआईपी आप बंद कर दें। और यहां पर क्योंकि 2,000 रुपए बचेंगे, 500 तो चलेंगे आपके निपॉन इंडिया लार्ज कैप में, जो 2,000 रुपए बच रहे हैं 2,500 में से, उसका प्लान बताता हूं। 1,000 रुपए आप ऐड कर दीजिए उसी निपॉन इंडिया लार्ज कैप में, तो वहां पर 500 चल रहा है, वो हो जाएगा 1,500 रुपए। बाकी का जो 1,000 रुपया है उसके लिए आप एक मिड कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। और यदि एचडीएफसी आपके पास क्योंकि ऑलरेडी है, वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आप कर लीजिए, अच्छा फंड है मिड कैप कैटेगरी का। तो 1,000 रुपीज आपके होंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में और 1,000 रुपीज आप ऐड कर देंगे निपॉन इंडिया लार्ज कैप में। बस 2 फंड रखिए, बाकी की आपको जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा जोखिम कम करें अपने पोर्टफोलियो में और पहले कोर पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें, उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको जो सलाह दी गई है उसको अमल में लाएं। उदय मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार उदय। बोलिए। बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं उदय, कहाँ से बोल रहे हैं?
एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल हावड़ा से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा अच्छा, ओके। मैं आपका शो देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मैडम। ठीक, आपको जितने धन्यवाद जैसे सर। आपने एक्सटेंड करते हो ना, इसलिए तो मैं बहुत अच्छा लगता है, देखता हूँ मैडम। कुछ जी क्वेश्चन हमको भेजा है आपको पास। जी सर, आपका सवाल हमारे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद तारीफ़ करने के लिए और शो भी देखने के लिए। आपके पास फिक्स डिपॉज़िट है एक 12 लाख की और मैच्योर होने वाली है बहुत जल्दी, और यही पैसों को आप चाहते हैं कि कहीं निवेश कर लिया जाए ताकि आपको SWP मिल सके हर महीने के लिए। और मुझे ये जानना है कि अब जो ये 12 लाख रुपए आप डालेंगे, तो ये कब तक के लिए डालने होंगे? मैडम एक्चुअली क्या है ना, मेरा जो पहले जो फिक्स डिपॉजिट मेरा था वो था बजाज फाइनेंस में श्रीराम तक, ये मैच्योर करने वाला है। हम चाहते हैं कि हाँ वो इतना रिस्क हो जा रहा है, हम चाहते हैं कि कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक आप फिलहाल में कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप डाले, उसका जैसा फिक्स डिपॉजिट रेट हाई है, कोई दूसरी भी बैंक RBL बैंक जैसे रेट हाई है वहाँ पे डाले। देखिए हम चाहते हैं जो वो जो NBFC से हम निकालना चाहते हैं। इसके बाद मेरा SIP चल रहा है तीनों फ्लेक्सी कैप में, हम SIP जी इस तरह कर रहा है। तो मैम चाहता है कि इसके बाद सामने महीना में मेरा जो SWP करने के लिए जो फंड चाहिए वो आने वाला है सामने। लेकिन ये तो अभी मेरा फिक्स था, मेरा ये इससे कोई इंटरेस्ट आ रहा था, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ मैडम, मैं कि या कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक में डाल दे और कोई बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर ले हम तो मुझे यही समझना है जो आपके फंड्स है हाँ वो तो हम रिव्यू करेंगे अलग से, लेकिन जो आपको पैसे से SWP करनी है ना, वो पैसों को जब आप निवेश करेंगे तो वो कितने सालों के लिए आप निवेश करेंगे? ओके मैं अभी तो मैं 55 का हूँ मेरा हाँ, तो आपको अगला SWP की सुविधा कब से शुरू करनी है? एट द एज ऑफ 60। एट द एज ऑफ 60, तो आपके पास 5 साल हैं। 5 साल है। ठीक है, वो बात हम समझ गए कि आप उस पैसे से जोखिम नहीं ले सकते, और इसीलिए थोड़ी सी और क्लैरिटी हमको चाहिए थी, और इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि कितने साल आप, क्योंकि वो साल के आधार पे तय होगा कि आपको फिक्स्ड इनकम में, यानी किसी NBFC के फिक्स डिपॉजिट में आपको डालने हैं पैसे, या आपको म्यूचुअल फंड्स में लगाने हैं जहाँ पर आप इक्विटी का एक्सपोजर ले सकते हैं। अब वो क्लैरिटी आ चुकी है। अब आपने डाल रखे हैं पैसे HDFC फ्लेक्सी कैप में, और आपको 3,000 रुपये की SIP और शुरू करनी है, जहां पर आपने ICICI का लार्ज कैप और मिड कैप चुना हुआ है। सर, ये भी आप जो निवेश करेंगे, क्या ये भी केवल 5 साल के लिए होगा या उससे ज़्यादा का होगा? नहीं ज़्यादा का होगा, ये कम से कम तो 10 साल होगा, उसका ज़्यादा होगा। ये कम से कम 10 साल या उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 2 सवाल हैं आपके, दोनों की प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले पंकज जी, मेरे ख्याल से आपके पास है ये सवाल, तो इनकी जो फिक्स डिपॉजिट की राशि जमा हुई है और जिस पैसे से इनको SWP करनी है, वो उसका बताइए सोल्यूशन। देखिए कविता जी, ऐसा है कि अगर उदय जी चाहते हैं कि वो पैसा निकाल कर, क्योंकि इस वक्त भी जो डिपॉजिट है वो उनका NBFC में है, बैंक में नहीं, उन्होंने बोला बजाज में किया हुआ है, तो आपने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में ये किया हुआ है, और अब ये मैच्योर हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में करें, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन 2 चीजें बताऊंगा। एक तो आपको पता है कि 5 लाख तक का जो डिपॉजिट होता है, आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या दूसरे बैंक्स हो, उनमें इंश्योर्ड होता है 5 लाख तक की राशि। तो आपके पास 12 लाख है, तो एक ही बैंक में ना करें, आप एक बैंक में सिर्फ 5 लाख तक ही करें अगर करना है तो। लेकिन सोचिए कि आपको करना है कहीं और करना है, क्योंकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा मिल जाएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक 9% तक का इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि 5 साल का वक्त है, उसके बाद जरूरत पड़ेगी आप रिटायरमेंट के लिए, आपको शायद आप अभी 55 के हैं, 60, तो अगर चाहें तो आप थोड़ा पैसा स्मॉल फाइनेंस बैंक में कर लीजिए और थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में आप रखिए, यानी कि कुछ हाइब्रिड फंड्स मैं सजेस्ट कर सकता हूं, वहां पर आप पैसों को पार्क कर सकते हैं। आप बात भी कर रहे थे SWP की, तो अभी आप वहां पर पैसा रखेंगे तो बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब आप वहां से SWP शुरू कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि आप सोचिए, अगर आपको थोड़ा सा पैसा डिवाइड करना है तो उसके लिए ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और SBI बैलेंस एडवांटेज फंड, ये आप देख सकते हैं, इनमें थोड़ा पैसा पार्क कर सकते हैं। और रही बात आपके SIP की, आपके SIP की चॉइस अच्छी है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में जारी रखिए, आपका नजरिया भी लंबा है। और दूसरा फंड जो आपने चुना है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये भी बेहतरीन फंड है। दोनों फंड में आप SIP जारी रख सकते हैं। चलिए, ये आपको एक सोल्यूशन दिया जा रहा है। उदय, और कोई सवाल पूछना है पंकज जी को?
ठीक है पंकज जी सर, सर ने तो एकदम ठीक ठाक ही बोला हमको। मेरे कंफ्यूजन था, मेरे मतलब जो हम तो 5 तक की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है फिलहाल एनबीएफसी से तो रेट थोड़ा कम मिले, लेकिन सिक्योर होना चाहिए मेरा कैपिटल। इसलिए मैं मैडम ओवरऑल शॉर्ट टाइम के लिए अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या ये आरबीएल और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में थोड़ा जोखिम है, लेकिन आरबीएल बैंक बोलिए डीसीबी बैंक, इससे थोड़ा ज्यादा रेट है जो थोड़ा एमई बैंक से। तो यहाँ पर स्मॉल टाइम में रख ले, तो इसके बाद जब तो मैं 60 में हो जाऊंगा, पूरा पैसा उठा लेके वहां पर करूंगा। ये बात सही है ना? पंकज जी, कविता जी बिल्कुल नहीं। आप देखिए उदय जी, ऐसा सही नहीं है। ये इस वक्त जब आप पोस्ट जोखिम टैक्स ले सकते रिटर्न, हैं, हाँ हाँ, मेरे तब तो ख्याल आप से बोल थोड़ा रहे सा हैं। इनको टैक्स का भी एक पेंच बता दीजिए। ये पाक तो करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा फायदे में तो म्यूचुअल फंड के जरिए रहेंगे। जी कविता बिल्कुल, देखिए टैक्स तो बिल्कुल एक बात है ही, मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उदय जी, क्योंकि इस वक्त जब आप जॉब में हैं, जब अर्निंग है, तब आप कह रहे हैं कि एफडी करेंगे, और रिटायरमेंट के बाद जब आपका जोखिम लेने की क्षमता थोड़ी और भी कम मानी जा सकती है, उस वक्त आप कह रहे हैं कि एसडब्ल्यूपी करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं होगा। इस वक्त पर आपको ये जो फंड्स हैं जो मैंने सुझाए आपको, जो कि हाइब्रिड फंड्स हैं, थोड़ा पैसा वहां इस वक्त पर कर लीजिए। उतार चढ़ाव का जोखिम रहता है, बट 5 साल की अवधि है। आप 12 लाख हैं, आप 5 लाख 6 लाख इसमें कर लीजिए। बाकी का जो आपने बोला आरबीएल, वो तो एक कॉमर्शियल बैंक है, उसमें बिल्कुल कर सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपने नाम लिए हैं एयू फाइनेंस बैंक वगैरह, वहां भी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त पर आपको सोचना चाहिए म्यूचुअल फंड के बारे में, और रिटायरमेंट के बाद में उस वक्त ज्यादा जोखिम नहीं लेना है। तब आप इनमें से एसडब्ल्यूबी करें या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड लें। सवाल दोबारा से भेज दें 5 साल के बाद में। इस वक्त मेरा सजेशन तो ये होगा कि आपको म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। और टैक्स के हिसाब से बता दूं कि पोस्ट टैक्स रिटर्न्स जो होते हैं, वो आपके एफडी में और कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके इनकम के हिसाब से टैक्स लगता है। जबकि हम बात करें इन फंड्स की, जो कि बैलेंस एडवांटेज फंड है, यहां पर इक्विटी का टैक्सेशन आता है। तो लॉन्ग टर्म में सिर्फ 10% ऑन द कैपिटल गेन, नॉट ऑन द फुल अमाउंट। जो कैपिटल गेन होगा उस पर 10% का टैक्स लगेगा। तो उस हिसाब से भी ये बेटर माने जा सकते हैं। तो थोड़ा इस पर आप विचार कीजिए, और मेरी सलाह तो यही है कि आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करें आधा पैसा अपना। ऑल द बेस्ट उदय साहब। और इसी के साथ हमें एक छोटा सा ब्रेक भी लेना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी दर्शकों के सवालों का जवाब देने का सिलसिला हमारा बरकरार है। और अगर आप भी कोई सवाल भेजना चाहते हैं तो फटाफट अपने सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और शो पर हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। और लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग का सेशन में हमारे अगले जो दर्शक हैं वो हैं सौरभ, फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार सौरभ। नमस्कार मैम। क्या करते हो सौरभ आप? मैम मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मेरी एज अभी 28 ईयर्स है। अच्छा, आपने मेरे ख्याल से 5 महीने पहले से ही कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू की हैं। यहाँ पर आपके पास जी, जो जी। स्कीम्स हैं सौरभ, वो निप्पॉन इंडिया की स्मॉल कैप है, टाटा का भी स्मॉल कैप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, क्वांट का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आपके पास है ना? ये जी आपने मैम, जी एसआईपी शुरू कर रखी है। और ये मुझे बताइए, केवल स्मॉल कैप और मिड कैप में ही क्यों आपने डाली? क्योंकि आपको लगा कि इनमें रिटर्न फिलहाल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए, है ना? नहीं मैम, इसलिए नहीं, मतलब इसलिए हमने डाला क्योंकि समय लंबा है। मैं 25-30 साल तक, मतलब जब तक मेरी रिटायरमेंट होगी तब तक मैं कर सकता हूँ, इसलिए हमने उसमें डाल रखा है। चलिए ठीक है। हालांकि आपके पास एक फ्लेक्सी कैप है पराग पारेख का, इसमें थोड़ा सा आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर तो मिला ही हुआ है। ओके, 15 करोड़ चाहिए आपको रिटायरमेंट के लिए, और ये रिटायरमेंट आप बोल रहे हैं 2055 तक आपको करना है इन्वेस्टमेंट, है ना? जी जी। और कोई सवाल? लमसम कितना करना चाहते हैं? मैं 50,000 लमसम भी करना चाहता हूँ। और 50,000 लमसम भी आपका कितने समय तक रहेगा? 25 से 30 पूरा साल टाइम तक? रहेगा। जी मैम, जी। 25 से 30 साल तक ना? ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपने और कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किए? कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं, कोई बाकी कुछ भी नहीं? नहीं मैम, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा हमने शेयर्स खरीदते हो? LIC में किया, शेयर्स? LIC में किया। नहीं, शेयर नहीं करते मैम। अच्छा, LIC की पॉलिसी ले रखी है, क्या टर्म प्लान लिया हुआ है? हाँ, टर्म प्लान ले रखा है मैम। चलिए बहुत बढ़िया। और हेल्थ इंश्योरेंस है? अभी लिया नहीं है मैम, अभी सोच रहा हूँ लेने के लिए, सोच रहा हूँ 1-2 महीने बाद ले लूँ।
हाँ बिल्कुल, ले लेना चाहिए आपको। उस पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस पर भी मिलता है, लेकिन टैक्स बेनिफिट के लिए नहीं, अपनी कवरेज के लिए आपको लेना चाहिए, ये ध्यान में रखें। जी चलिए, जी मैम, जी तो मैम, कैवरेज के लिए। बिल्कुल, तो चलिए, फ्रेश इन्वेस्टर हैं आप, नए इन्वेस्टर हैं, मुबारकबाद, आपने इक्विटी बाज़ार को चुना और उसमें आप म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए आगे बढ़ना चाहते हैं। फ़ंड्स को लेकर थोड़ी सलाह यहाँ पर देना मेरे ख्याल से ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोखिम, हालांकि आपका 25-30 साल का भी नज़रिया है, तब भी थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन मार्केट कैप के लिहाज से सही होना चाहिए। क्या कहेंगे आप चक्रवर्धन जी? अ, देखिए, आपका आपके पोर्टफोलियो का सबसे एलिमेंट होता है रिस्क। मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करते टाइम परफॉर्मेंस से पहले रिस्क को कंसिडर करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो का मैक्सिमम वेटेज वेरी हाई रिस्क फंड से ही आता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स में अपना एक्सपोजर लिमिटेड रखें। अगर नई एसआईपी और कुछ शुरू करना अगर करना है तो स्मॉल और मिड कैप फंड्स की जगह मल्टी कैप एंड हाइब्रिड फंड्स को कंसिडर करें। 2 स्मॉल कैप या 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स रखने से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि कुछ कंपनीज या कुछ स्टॉक्स दोनों फंड्स में सेम होंगी। इसलिए एक स्मॉल कैप एंड एक फ्लेक्सी कैप फंड्स को ही अपना पोर्टफोलियो में रखें। आपके रिटायरमेंट फंड की बात करें तो करंटली आप 12,000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं, और ये अपने 5 महीने पहले ही स्टार्ट किया है। 30 साल में 12% पर एनम का हिसाब से आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू 4 करोड़ 23 लाख तक पहुंच जाएगी। अगर आपको 15 करोड़ चाहिए, 15 करोड़ चाहिए तो इसलिए आप इसके लिए 13% पर एनम जो एसआईपी अभी कर रहा है 12,000, उसका ऊपर टॉप अप करके अगर आप ये सेम 20-25 ईयर्स आप जो बोल रहे हैं रिटायरमेंट के लिए, सेम 13% टॉप अप के हिसाब से आप ये जो 15 करोड़ का टारगेट है आप इजीली एक्यूमुलेट कर लेंगे। सौरभ, आपको सलाह समझ में आई है? जी मैम, मैम एक बात और कि जैसे हमने ये 6 फंड ले रखा है, तो क्या इसमें मतलब किसी फंड को हटाने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है, या फिर इसी को कंटिन्यू रखूं? चक्रवर्धन जी? ये जो स्मॉल कैप है ना, उसका स्मॉल एंड मिड कैप का थोड़ा एक्सपोजर कम करके आपका पास ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप है आपका पोर्टफोलियो में। फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में आप थोड़ा वहां पे बढ़ा सकता है एक्सपोजर। से स्मॉल कैप में से और कौन से मिड कैप में से निकलने की सलाह देंगे, थोड़ा क्लियरली अगर आप इनको बता पाएं। आप ये कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो है वो भी निकाल सकते हैं, इसमें टाटा स्मॉल कैप फंड है वो भी निकाल सकते हैं, निपॉन निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है वो रख सकते हैं। और ये जो 2-2 हजार यहाँ से आप निकाल रहे हैं, इसमें आप 2,000 पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में रख सकते हैं। एंड इवन फ्लेक्सी कैप ऑल्सो यहाँ पे डुप्लीकेशन हो गया है, पारंपरिक में भी जा रहा है और क्वांट फ्लेक्सी कैप में भी जा रहा है। इसमें भी एक फंड आप डाल सकते हैं। इसका आपका पोर्टफोलियो में मल्टी कैप तो नहीं है, एक मल्टी कैप आप महिंद्रा या कोटक का मल्टी कैप आप कंसिडर कर सकते हैं। राइट, चलिए, तो यहाँ पर आपको चेंजेस करने हैं और साथ ही अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाना मत भूलिएगा। लमसम जो करना है चक्रवर्धन जी, वो इनको इसी पोर्टफोलियो में करना है जो आपने रेकमेंड किया है। पोर्टफोलियो में अगर अभी लमसम कर रहा है, जो सिप में जा रहा है उसी में 10-10 हजार का हिसाब से 5 फंड्सों में टॉप अप कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशली और एक फंड लेने का जरूरत ही नहीं है। चलिए सौरभ, ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ेंगे। और तरुण शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार तरुण। नमस्कार मैम। ओके, तो आपने अपनी डिटेल प्लानिंग तो दे रखी है, निवेश के लिहाज से आपने पॉलिसीज़ बहुत सारी खरीदी हैं, 2 पॉलिसीज़ हैं आपके पास, बाकी तो आपने फैमिली के लिए लिया हुआ है फैमिली फ्लोटर मेडिकल। जी। आपकी वाइफ का भी पोर्टफोलियो आपने दिया है। यस मैम, एक्चुअली मेरा जो पोर्टफोलियो है वो है वेल्थ क्रिएशन एंड बच्चों की शादी और बच्चों का जो स्टडी है उसके लिए, और मैंने अपनी वाइफ का जो पोर्टफोलियो प्रिपेयर किया है वो मेनली है रिटायरमेंट के लिए। तो वाइफ का जो है वो लॉन्ग टर्म अराउंड 20 साल के लिए, और मेरा आप मान के चलिए इन बिटवीन मेरे को रिक्वायरमेंट रहेगा आफ्टर 10 years आई नीड सम मनी
and maybe after 15 years also I need some money. So that is the intention for having these two portfolios. ठीक है, आपकी चल रही है 40,000 की SIP और वाइफ के पोर्टफोलियो में चल रही है 25,000 की, राइट? नो मेरी चल रही 50,000 की। आपकी 50,000 है चल रही, राइट, ठीक है जी। ओके। 4 करोड़ चाहिए 60 साल की उम्र में और 50 लाख 12 साल के बाद बच्चों की पढ़ाई, 75 लाख बच्चों की शादी 20 साल के बाद। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी आपको पैसे लगाने हैं या नहीं, ये भी आपने पूछा है। चलिए ठीक है, गोल्ड तो पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बेहतरीन तरीका है। लोगों को अक्सर प्रॉब्लम इस बात से होती है कि 8 साल का लॉक इन हो जाता है। इस बात को लेकर लोग थोड़ा सा जो है वो डर जाते हैं या निवेश नहीं करना चाहते। बहरहाल चक्रवर्धन जी, आपके पास है इनका सवाल, तो पहले मेरे ख्याल से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर ही आप जवाब दे दीजिए। कीमतें तो खैर ऊंची हैं ही सोने की, उस बात में अभी शक नहीं है, लेकिन अब कीमतों में नरमी आने का इंतज़ार करें या अभी ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे प्रोडक्ट में पैसे लगा दें? बिकॉज कीमतें अगर नीचे कमज़ोर हो भी तब भी उतनी नहीं हो पाएंगी जितनी शायद हम सब चाहते हो। तो क्या ये सही मौका होगा इन लेवल्स पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या खरीदना चाहिए? देखिए, हमेशा गोल्ड जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होता है, आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी में जा रहा है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप ये सॉवरेन बॉन्ड्स आप कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स आप गोल्ड या मार्केट का जो भी है म्यूचुअल फंड्स ये सब अपन टाइम तो नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ऑफ कोर्स यस, ये भी आपका पोर्टफोलियो में 10 या 15% के लिए ही मतलब आप कंसिडर कर सकते हैं, वो भी डाइवर्सिफिकेशन का हिसाब से। एंड दिस जीवन आनंद सरल जो भी पॉलिसीज आप लिया है, आप टर्म प्लान जो है अपना जो इंश्योरेंस कवरेज है, आप जो आपका बेटी का एजुकेशन या मैरिज के लिए आप बात कर रहे हैं 1 करोड़, आपका गोल्स जो है फ्यूचर का गोल्स एंड अभी लाइबिलिटीज भी है, ये सब कंसिडर करके आपका एक अच्छा खासा कवरेज टर्म प्लान होना चाहिए, वो भी एक बार चेक कीजिए। एंड दिस PPF यू कैन कंसिडर फॉर आपका रिटायरमेंट का जो गोल्स है उसके लिए काम में आ जाएगा। एंड म्यूचुअल फंड्स तो अभी जो जा रहा है वो काफी अच्छा ही डाइवर्सिफिकेशन पे जा रहा है, उसको कंटिन्यू कीजिए। एंड जैसा ही आपका इनकम लेवल्स बढ़ता है, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि हर साल जैसा इनकम बढ़ता है उसका हिसाब से अपन अपना लाइफस्टाइल नहीं है, अपना SIP जो जा रहा है उसको थोड़ा इंक्रीज करने के लिए कंसिडर करें। और ये जो LIC की पॉलिसीज़ हैं, ये अभी सरेंडर करने की आप इनको सलाह तो दे रहे हैं, लेकिन इनको क्या कुछ चेक कर लेना चाहिए बिफोर गिविंग अप दीज पॉलिसीज़? अभी देखिए, जीवन आनंद और जीवन सरल, यस, मेरा पॉलिसी टर्म है अगर 16 साल है, अभी मैं खड़ा हूँ दिस इज 14th ईयर या 13 साल में हूँ, तो वैसे भी 2-3 साल में मैच्योरिटी आ रहा है, तो यू कैन वेट स्टिल, अभी जो टाइम है वो हो गया है। एंड अभी 4-5 साल ही हुआ है या 7 साल हुआ है और 15 साल तक अब भरना पड़ेगा वहां पे, मतलब योर प्रीमियम कमिटमेंट वहां पे है। सो हर साल जितना प्रीमियम कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट वहां पे आप प्रीमियम करने से अच्छा इन्फ्लेशन बीट करना चाहिए आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है। आप पहले ये चेक कीजिए बिफोर सरेंडरिंग योर पॉलिसी, सरेंडर वैल्यू कितना आ रहा है, आप कितना पे किया है उसका हिसाब से कितना नुकसान हो रहा है। अभी आगे प्रीमियम जो भी जा रहा है ये पॉलिसी में 10 साल या 15 साल, वो प्रीमियम में वहां पे रखने से अच्छा किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से वो सिनारियो ये 12% या 15% या 10% का हिसाब से जो लॉस यहाँ पे सरेंडर से हो रहा है वो भी मेरे को कवर हो रहा है। मैं थोड़ा बहुत ज्यादा ही यहाँ पे प्रॉफिट में जा रहा हूं, तो तुरंत आप सरेंडर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। अभी ओनली लास्ट 6 ईयर्स ही बचे हैं मेरी पॉलिसी के, 2030 में और 31 में वो मैच्योर हो जाएगी। ओके, ठीक है, अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं उसमें निवेशित रहें क्योंकि 6 साल है तो फिर आप रुके रह सकते हैं, बट आगे से आप किसी भी तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट में निवेश मत कीजिएगा। बेसिक इंश्योरेंस जो आपने लिया हुआ है टर्म प्लान हेल्थ कवर के लिहाज से, वो अपने आप में पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल MK पटेल साहब का लेंगे। यूट्यूब के ज़रिए दिया है इन्होंने सवाल। पंकज जी, आपके पास इनके फंड्स के नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, SBI मिड कैप, कैनरा बेको का स्मॉल कैप और क्वांट का स्मॉल कैप, बताइए।
15 से 17 साल वेल्थ क्रिएशन है इनका मकसद। देखिए कविता जी, फंड्स सारे अच्छे हैं, लेकिन यदि हम बात करें पोर्टफोलियो की एक किस तरह का है, तो स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं कि थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा है। तो मेरी राय ये होगी कि यदि क्वांट स्मॉल कैप फंड में एसआईपी रोक दी जाए और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में, क्योंकि एसआईपी चल रही है, वहां पर बढ़ा दी जाए, तो ये थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा पोर्टफोलियो। तो कई बार ऐसा होता है कि स्कीम्स अच्छी होती हैं, लेकिन आपको कितनी जरूरत है, कितना रिस्क आपको लेना चाहिए, उस हिसाब से बदलाव सुझाए जा सकते हैं। और इसी लिहाज से मैं कहूंगा कि स्कीम अच्छी है, बट आप स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम करें और फ्लेक्सी कैप में थोड़ा बढ़ा दें। दूसरी बात यह है कि मैंने एक कैलकुलेशन की है, तो 17 साल में आपका जो टारगेट है 2-2.5 करोड़ का, उससे काफी दूर हैं आप देखा जाए, क्योंकि यहां पर अगर 12% पे कैलकुलेट करूं तो करीब करीब 62 लाख रुपए इकट्ठा होते हैं। तो आप अगर 10% से इसे स्टेप अप करते हैं तो करीब करीब मतलब 1.25 करोड़ के आसपास इकट्ठा हो सकते हैं। तो समय के साथ बढ़ाना है आपको इन्वेस्टमेंट को, और हर साल क्योंकि इनकम बढ़ने की उम्मीद तो रहती ही है, तो 10% का स्टेप अप तो आप लगा ही लीजिए, तो आप बड़ी राशि इकट्ठा कर पाएंगे। चलिए, सवाल लेने के लिए तो हमारे पास समय अब खत्म हो चुका है, लेकिन शो को आगे बढ़ाते हैं और रुख कर लेते हैं एक बार निवेश के गुरु मंत्र की ओर। चक्रवर्धन जी, आपका गुरु मंत्र क्या है आज का निवेश का? म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, गोल्स क्लियर रखें, डाइवर्सिफाई करें और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए डिसिप्लिन रहे। ऑलराइट, पंकज जी। कविता जी, एक बड़ा क्वेश्चन आता है बार बार कि थोड़ा पैसा है, मैं क्या करूं, जल्दी अपना होम लोन पूरा कर दूं या फिर कैपिटल मार्केट में अच्छी ग्रोथ है यहाँ पैसा लगाऊं। तो अगर आप फाइनेंशियल साइंस में बात करें, आपके लोन के इंटरेस्ट रेट अगर कम है, क्योंकि 8, 8.5, 9% पे आपका लोन चल रहा होगा मान लीजिए, तो मैं कहूंगा कि रेगुलर ईएमआई ही पे कीजिए। आप जल्दी पे करने की बजाय, यानी कि आप लोन को रीपे ना करें बीच बीच में, आप रेगुलर ईएमआई पे करें, लेकिन साथ में जो पैसा बच रहा है, आपकी कैपेसिटी है, आप एसआईपी कीजिए डाइवर्सिफाइड फंड्स में लंबे समय के लिए। उससे पैसा इकट्ठा होगा। मान लीजिए आपने 20 साल का लोन है, 10 साल की एसआईपी कर दी, पैसा इकट्ठा होगा, तब आप अपना लोन जल्दी पूरा कर लीजिए। लेकिन रेगुलरली कैपिटल मार्केट में पैसा बढ़ाते रहिए, और लोन लेवरेजिंग एक लिमिट तक अच्छी होती है, ओवर लेवरेजिंग नहीं। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिए। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ आज के शो को हम यही समाप्त करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तार से तमाम दर्शकों के सवाल दिए, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी की। और जाते जाते एक बार फिर से व्हाट्सएप नंबर फ्लैश किए देते हैं, जहां पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, खासतौर से यूट्यूब पर सवाल भेजना चाहें तो कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डाल सकते हैं। नमस्कार।